सर्विसेज के लिए एक और करंट अफेयर्स का अंक लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। ये डेली का जो बुलेटिन होता है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि 4 या 5 टॉपिक आपको समझाए जाएँ। उसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू तीनों रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो देने की कोशिश की जाए। यानी किसी भी टॉपिक को एंटायरिटी में समझाने की हम कोशिश आपको करते हैं। उसके कई सारे डेप्थ, इवन उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो आपकी होनी चाहिए। कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे सामने आते हैं, कई बार इकोनॉमी के सामने आते हैं, सोसाइटी, फॉरेन रिलेशंस या फिर हमारे एनवायरनमेंट, कोई ज्योग्राफिकल मुद्दा, ये सब जो है हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे टेलीग्राम पर हमने जो ऑडियो सीरीज चला रखी है, उसमें करीबन हमने 1000 से ज़्यादा टॉपिक्स आपको अब तक समझाए हैं, जिसमें चाहे वो विभिन्न आर्टिकल्स के बारे में हो, हमारी ड्रग ट्रैफिकिंग या कोई भी इंटरनेशनल डे जो फ़ॉल करता है, उसके बारे में हो। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि भई हम आपको वो टॉपिक समझाएँ, जहाँ पर आपके एक तो अंडरस्टैंडिंग बढ़े, रिलेवेंट मिले कोई भी चीज़ और उससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस या जो थॉट प्रोसेस है, वो और कैसे डीप जा सकती है। आज जिन टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम, एक तो रहेगा इंटरनेशनल जो एमएसएमई डे था, जो कि 27 जून को मनाया जाता है। दूसरा, इसमें हम बताएँगे आपको कि एमएसएमईज़ क्या होती हैं, उनकी डेफिनिशन क्या है, इंडियन इकोनॉमी के लिए एमएसएमई क्यों ज़रूरी है, जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में बात करते हैं, उनका एक्सपोर्ट में क्या पोटेंशियल है, उस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी तरीके से हम आज बात करेंगे सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग लैंड क्रिएचर के बारे में, जो कि जोनाथन उसका नाम है, एक तरह से टॉर्टोइस है, जो कि सेशेल्स में स्थित है। सेशेल्स के जो हैं वो बॉटनिकल गार्डन में है फिलहाल। उससे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक तरह से उनको देखने का मौका मिला। इसी तरीके से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व? इनको स्ट्रेटेजिक क्यों कहा जाता है? कहाँ-कहाँ पर भारत में स्थित हैं? कितना जो है वो ज़रूरी है हमारे लिए उनको वापस से यूएस और ईरान और के वॉर के स्टार्ट होने के बाद में रिप्लेनिश करना? और उसका जनरली इकोनॉमी पर क्या असर हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसी तरीके से जो है हम C295 एयरक्राफ्ट, जिसको भारत ने इंडिजीनियसली डिज़ाइन किया है, उसके बारे में भी हमारी चर्चा होगी। तो जब हम जानते हैं कि भई जब हम पहले चर्चा करते हैं कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एक्चुअल में क्या हैं, तो देखिए एक रिपोर्ट आई है और उसमें कहा गया है कि भारत का जो क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी थी, वह इस साल करीबन-करीबन 90% तक पहुँच गई है। यानी जितना हम क्रूड ऑयल इस्तेमाल करते हैं हमारी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे वो इंडस्ट्रियल यूटिलाइज़ेशन ही क्यों ना हो, ये क्रूड ऑयल जो है हम जितना भी कंज़्यूम कर रहे हैं, अब उसका 90% हमें बाहर से पिछले साल मँगाना पड़ा। किसी भी देश के लिए एनर्जी की इतनी हाई इम्पोर्ट डिपेंडेंसी होना बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। स्पेशली तब जब इंटरनेशनल प्राइसेज़ जो हैं वो फ्लक्चुएट होती हों, कई प्रकार के जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहे हों, जहाँ पर पहले रशिया और यूक्रेन वॉर के आसपास जब ये 2022 में स्टार्ट हुआ था तो $100 को पार कर गया था। इसी तरीके से अब की बार जब यूएस और ईरान वॉर का स्टार्ट हुआ, तो मिडल ईस्ट में जो अशांति फैली उसकी वजह से करीबन $122 पीक लेवल्स पर पहुँच गया था और उसके साथ ही कई प्रकार की अड़चनें जो हैं वो इस प्रकार की स्ट्रेट्स में आती हैं, जहाँ पर जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे इलाके हैं, जिसमें अब की बार ईरान ने या फिर बब अल मंदेब या फिर उन इलाकों में जिस हिसाब से हूथी रेबल्स ने पिछले साल जो हैं वो इर्रेगुलरिटीज़ की थी, तो उसकी वजह से जो लैंडिंग कॉस्ट होती है क्रूड ऑयल की, वो भारत पर बढ़ जाती है। क्योंकि एक तो क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है, दूसरा जो उनको इंश्योर करना पड़ता है, यानी उनको जो इंश्योरेंस उसकी करनी पड़ती है, तो वो भी एक तरह से महँगी हो जाती है। तीसरा जो फ्लीट्स उनको लेकर के आती हैं, वो फ्लीट भी अपना किराया ज़्यादा वसूलती हैं, इसलिए लैंडिंग कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का हमें सामना करना पड़ता है। तो कहा गया है कि भई भारत की जो पेट्रोलियम इकोनॉमी है, उसको वल्नरेबिलिटी से हमें बचाना है और इसी के साथ हमें हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को और उसके साथ में गैस बेस्ड इकोनॉमी, यानी हम हमारी इकोनॉमी में एलपीजी, पीएनजी इसका कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी प्रमोट करना है। आपको पता है कि इथेनॉल का प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट ने अब डाइवर्ट किया है एनर्जी सप्लाई की तरफ, जहाँ पर ई10 या पहले जो ई5, ई10, ई20, ई90 या फिर ई100 फ्लेक्सी फ्यूल जिनको हम कहते हैं, उसके बारे में सरकार बात कर रही है। अल्टरनेटिव जो फ्यूल रिसोर्सेज हैं, जिसमें इवन हाइड्रोजन, जहाँ पर आपने कल देखा होगा कि हाइड्रोजन बेस्ड जो ट्रेन है, उसका सक्सेसफुल परीक्षण हुआ। करीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है वो ट्रेन चली। तो एक तरह से अल्टरनेट फ्यूल की सप्लाई पर भी हम कैसे काम कर सकते हैं, कार्बन एमिशन को कैसे कम कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो रेलवे के ट्रैक्स हैं या इवन हमारी जो मतलब रोड ट्रांसपोर्ट है, उसको भी हम कैसे इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं,
उसके बारे में भी कंट्री बात कर रहा है। क्रूड का इंपोर्ट एक समय में जब फिस्कल ईयर 1999 था, यानी आज के करीबन 27-28 साल पहले, हम 55% ज़रूरतों के लिए जो है बाहर पर डिपेंडेंट रहते थे। अब हम 90% हमारी ज़रूरतों के लिए बाहर डिपेंडेंट रह रहे हैं। कारण क्या है कि एक तो हमारा जो क्रूड ऑयल का कंजम्पशन है वह सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन या ग्रोथ जो इकोनॉमी में है, या फिर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन या फिर रिफाइनरी जो हैं वो इतनी सारी बढ़ती जा रही हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो बाहर से आयात होने वाला तेल है, यानी इंपोर्ट किया हुआ ऑयल जो है, अब उसमें काफी वृद्धि हो रही है। हम उतनी मात्रा में जो हमारी डोमेस्टिक सप्लाई है उसको नहीं बढ़ा पा रहे हैं, यानी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग या तो हम नई जो है वो खोजें, या जहां पर भी हमारे तेल के इस प्रकार के वेल्स हैं उसमें हम और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से प्रोडक्शन करें, वो उतना जो है हम नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज से डील करने के लिए हमने स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो तैयार किए थे, जिनको जो है एक तरह से हमने 3 जगहों पर और उसके बाद में हमने 2 और जगह उसके लिए आइडेंटिफाई करी। कहा गया है कि इंडिया का जो क्रूड ऑयल आउटपुट है वह करीबन 36 मिलियन मेट्रिक टन, जो कि फिस्कल ईयर 2012 में था, अब वह 26 मिलियन मेट्रिक टन ही गिर गया है। तो आउटपुट भी जो है वो डोमेस्टिक कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है, जिसकी वजह से भी हमें इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। हालांकि जो रिफाइनिंग एफिशिएंसी है वह पिछले 25-26 साल में करीबन 33% से बढ़ी है, जिसकी वजह से जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनको हम और ज्यादा सिग्निफिकेंटली एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि भारत में फिलहाल जो स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं, जिसमें करीबन 21 मिलियन बैरल्स की क्षमता है, वो जो है हमें और ज्यादा बढ़ानी होगी, क्योंकि चाइना के पास अगर हम देखें तो करीबन करीबन 1400 मिलियन बैरल्स की क्षमता है। हमारे पास करीबन 21 मिलियन बैरल्स हैं। तो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो है 60 टाइम्स चाइना के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं, और वो ही कारण था जहां पर पेट्रोलियम का संकट चाइना में नहीं देखा गया। क्योंकि चाइना एक तो क्या है कि जो कंट्री जिनसे अगर विवाद भी होता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगती हैं, उनसे तेल खरीदना हमेशा जारी रखता है, चाहे वो ईरान हो चाहे वो रशिया हो। हालांकि रशिया का करीबन 40% ऑयल जो कि बाहर के मार्केट्स में जाता था, रशिया जो भी एक्सपोर्ट करता था डेस्पाइट सैंक्शंस, वो चाइना खरीदता था। पाइपलाइन के थ्रू जो है रशिया से लगातार सप्लाई हो रही है। इसी तरीके से ईरान की भले चाहे आर्थिक प्रतिबंध लगे, लेकिन फिर भी चाइना ने जो है उसका सिग्निफिकेंट तेल हमेशा खरीदना जारी रखा। इसलिए एक तो पेट्रोलियम रिजर्व्स की कैपेसिटी और इस प्रकार के रिसोर्सेज जो कि सस्ते भी हैं, और अगर किसी और को प्रोवाइड नहीं कर सकते वो एनर्जी, तो चाइना को प्रोवाइड करते हैं। इसलिए चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी के जो अप्रोच है वह वाकई कमेंडेबल दिखती है। आपने भी देखा होगा जब भारत के ऊपर भी इस प्रकार का प्रेशर आया था, जहां पर कि मतलब यूरोपियन कंट्रीज ने या फिर यूएस ने भी जो है ये आरोप लगाए थे कि आप रशिया से तेल खरीद करके रशिया की जो वॉर फाइटिंग मशीनरी है उसको और ज्यादा आप जो है मजबूत बना रहे हैं। हालांकि भारत ने इस बात का खंडन किया और कहा कि जितना तेल हम पूरे साल में खरीदते हैं, यूरोपियन कंट्री जो है वो अपनी एनर्जी एक वीक में रशिया से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये बात भी जो है आपको ध्यान रखना चाहिए कि अननेसेसरी प्रेशर जो है भारत जैसे कंट्री पर डाला जाता है, लेकिन चाइना जैसे कंट्री को वो है कुछ भी नहीं बोल पाते, क्योंकि वहां पर उसकी जो इकोनॉमिक माइट है या जो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ है वह काफी बड़ा रोल प्ले करती है। अल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम या चाइना की करेंसी की इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी भी उसमें काफी बड़ा रोल प्ले करती है। फिर चाइना का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वह उतनी तरीके का डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, वन पार्टी रूल होने की वजह से भी वो इस प्रकार के डिसीजंस ले पाते हैं। तो उसका फायदा जो है वो वहां की कंट्री को साफ साफ दिखता है। कोई आपसे पूछे कि स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व्स को स्ट्रेटेजी क्यों कहा जाता है, तो आप ये कहें कि रादर देन केवल और केवल कमर्शियल और इन्वेंट्री के तौर पर देखने की बजाय ये कंट्री के लिए जो है एक नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक शील्ड की तरह कार्य करते हैं, जहां पर अगर टफ सिचुएशंस होती हैं, कहीं पर तेल की सप्लाई अगर रुक जाए या तेल की प्राइसेस अगर उतनी बढ़ जाए, तो इनसे जो है वो इंटरवेंशंस हम कर सकते हैं। यानी इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस से बचने के लिए, सप्लाई साइड जो डिसरप्शंस हैं उनसे बचने के लिए
ये जो है पेट्रोलियम रिज़र्व काम आते हैं। तो आप ये कहें कि भारत जो है वो एक तरह से इनके ऊपर आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर हम 30 मिलियन बैरल्स की एक स्ट्रैटेजिक क्षमता यूएई के साथ में जो हमने समझौता किया, वहाँ से भी हम जो हैं वो मँगा रहे हैं। तो एक तरह से यह स्टॉक पाइल्स है क्रूड ऑयल का, जो कि कंट्री के द्वारा मैनेज किया जाता है। जब भी सर स स सप्लाई में किसी प्रकार का व्यवधान होता है, तो उस समय जो है इनको रिलीज़ कर दिया जाता है। आपने देखा होगा यूएस और ईरान के जब युद्ध हुआ, तो उस समय वेस्टर्न कंट्रीज़ ने स्पेशली यूएस ने अपना कई सारा जो तेल था, वह इंटरनेशनल मार्केट्स में सप्लाई किया था इस पर्टिकुलर कैपेसिटी से। एक पीक मैक्सिमम पर जो है वो 714 मिलियन बैरल्स स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पहुँच गए थे यूएस के, हालाँकि फिर भी चाइना से जो हैं वो तो कम ही पाए जाते हैं। ये पेट्रोलियम जो रिजर्व हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसका भारत में भी एक तरह से और ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। वो इसलिए क्योंकि आने वाले समय में हमें कभी पता नहीं है कि कब सप्लाई शॉक्स आ जाएँ, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट आ जाएँ या पेट्रोलियम प्राइसेज़ जो हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से उतनी बढ़ जाएँ जिसको भारत के लिए मैनेज करना बड़ा जो है वो मुश्किल साबित हो सकता है। अब बात आती है कि भई हम ये जो हमारे पेट्रोलियम रिज़र्व हैं, उसको हमने कहाँ-कहाँ पर बना रखा है। तो आप सीधा-सा कहें कि पेट्रोलियम रिज़र्व जो है हमारे यहाँ पर विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, मंगलुरु जो कि कर्नाटका में है और कर्नाटका ही का ही एक ऐसा इलाका पादुर वहाँ पर स्थित है और इन तीनों की कंबाइंड कैपेसिटी करीबन-करीबन 5.33 मिलियन मेट्रिक टन है। जुलाई 2021 में हमने 2 और एडिशनल कमर्शियल कम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फैसिलिटीज़ जिनका टोटल स्टोरेज कैपेसिटी करीबन 6 एंड हाफ मिलियन मेट्रिक टन्स था, वो हमने चांदीकोल जो कि उड़ीसा में और पातुर कर्नाटका में और बनाया और उनको प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर बनाया। जब हम बात करते हैं कि और हम क्या कर रहे हैं क्रूड ऑयल को इस प्रकार के सप्लाई शॉक से बचने के लिए, तो आप कहें कि सर नेचुरल गैस को भी हम एक फ्यूल या फीड स्टॉक की तरह जो है आगे प्रमोट कर रहे हैं, जहां पर हमारी इकोनॉमी में इस नेचुरल गैस का जो शेयर है उसको बढ़ाएं और गैस बेस्ड इकोनॉमी हम यहाँ पर एस्टेब्लिश कर पाएँ। इसी तरीके से इथेनॉल, सेकंड जनरेशन इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोडीज़ल, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इत्यादि को भी जो है प्रमोट किया जा रहा है, जिसकी वजह से रिन्यूएबल्स या फिर जो अल्टरनेट फ्यूल्स हैं, उनको हम आगे बढ़ा सकें। रिफाइनिंग की जो प्रोसेस है, उसमें हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट कर रहे हैं या जो कंज़र्वेशन है एनर्जी का, उसको भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले बल्ब्स या फिर जो ट्यूबलाइट हुआ करती थी, उनको हमने सीएफएल या फिर जो एलईडी बल्ब्स होते थे, उनसे बदला। तो कितनी सारी जो है हमने एनर्जी बचाई होगी। तो इस एनर्जी को कंज़र्व करने के भी प्रयास लगातार भारत के द्वारा किए जा रहे हैं। अल्टरनेट ऑटोमोटिव फ्यूल, सस्टेनेबल अल्टरनेट टुवर्ड्स मतलब अफोर्डेबल ट्रांसफॉर्मेशन इस इनिशिएटिव को भी हमने लॉन्च किया है, जिसके द्वारा जो है हम एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा दे सकें। तो ये सब वो सारे काम हैं जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। 27th मई जिसको कि इंटरनेशनल एमएसएमई डे मनाया गया और यह माइक्रो, स्मॉल, मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं, उनका क्रूशियल जो रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ में, इनोवेशन में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, इनमें जो है याद करने का मौका होता है कि कैसे हम एमएसएमई इंडस्ट्री को फिर से जो है वापस से रिकॉग्निशन प्रोवाइड करें या जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाए और इनका जो ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन है, उसको हम आगे बढ़ा सकें। अब बात आती है कि भाई लोकल इम्पैक्ट जो है या स्टेट के एक्शंस क्या हैं, वो भी हमें समझने चाहिए क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनिशिएटिव है, वह भी जो है इंटरनेशनल एमएसएमई डे को आगे बढ़ाता है। जब हम इंडिया के इसमें डेफिनेशंस वगैरह देखते हैं तो थोड़ा-सा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एमएसएमई सेक्टर जो है भारत में उसको एक फॉर्मल क्लासिफिकेशन माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज़ डेवलपमेंट का जो एक्ट है 2006 उससे प्रोवाइड होता है जिसका ऑब्जेक्टिव जो है वो टारगेटेड पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसको रेगुलेट करना और स्मॉलर बिज़नेसेस के लिए एक प्रकार के इंसेंटिव प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से वो सस्टेनेबल और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में खुद भी बढ़ें और देश को भी जो है आगे बढ़ाने में योगदान दें।
जब हम बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर की, तो इनके सेक्टर्स को और रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने और इनको एक्सपेंड करने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी जो अर्लियर डेफिनेशन थी उसको अब बदला है, जहां पर माइक्रो एंटरप्राइजेस जो कि इन्वेस्टमेंट के आधार पर अब रिवाइज्ड जो है उसमें 2.5 करोड़ की उनकी लिमिट हो चुकी है। टर्नओवर उन अब बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया है। ये दोनों चीजें पहले 1 करोड़ और 5 करोड़ रुपए थी, यानी इन्वेस्टमेंट की जो कैप थी वह 1 करोड़ और टर्नओवर की कैप थी पहले 5 करोड़। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए देखें तो रिवाइज लिमिट्स अब 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ का टर्नओवर कर दिया है, जो कि पहले 10 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ करता था। मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए हमने 125 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था उसको बढ़ा करके 500 करोड़ कर दिया है। सॉरी, मतलब इन्वेस्टमेंट को हमने जो है 50 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 125 करोड़ कर दिया है और टर्नओवर को हमने लिमिट बढ़ा करके 250 करोड़ का दुगना करके 500 करोड़ रुपीस कर दिया है। एमएसएमईज का जैसे मैंने आपको बताया एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काफी जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि लिमिटेड कैपिटल से भी अपने जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उसको काफी बढ़ावा देती हैं और जो लोग इनमें कार्य करते हैं उनमें जुनून की कमी नहीं रहती। इसी तरीके से लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, स्पेशली उन एरियाज में जहां पर या तो माइग्रेशन को रोकने की हम कोशिश करते हैं या वो रूरल एरियाज हैं या सेमी अर्बन एरियाज हैं, और वो भी जहां वहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो हम कम लगाते हों। यह उन इलाकों में स्थित होने की वजह से भी बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ तथा एक तरह से इंक्लूसिव रीजनल ग्रोथ भी कर पाती हैं, बिकॉज एमएसएमईज कैन बी सेट अप इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री बिकॉज दे डू नॉट वांट, उनके लिए जो जरूरत नहीं होती वह लार्ज स्केल लैंड की या फिर लार्ज स्केल मशीनरी की या लार्ज स्केल वर्कफोर्स की, और उसकी वजह से भी इनको छोटी छोटी जगहों पर भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है। उसकी वजह से बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हम हासिल कर पाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज सेक्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी जो है इनके डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स, प्रोडक्शन के सेंटर, फ्लेक्सिबल बिजनेस मॉडल इत्यादि हैं। इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन में भी यह काफी जो है वो योगदान देती हैं। जब हम एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो इंडिया की जीडीपी में इनका हिस्सा अब करीबन 32% तक पहुंच गया है। अगर हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट के बारे में बात करते हैं तो क्लोज टू 40% जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वह इन्हीं एमएसएमई इंडस्ट्री से ही आता है। जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट पोटेंशियल की तो इंडिया के द्वारा जो एक्सपोर्ट होने वाला सामान है उसमें 45% जो है इन माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा ही किया जाता है। टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, लेदर आइटम्स और वो ऐसे प्रोडक्ट जो कि हैवी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर हैं, वहां पर जो है एमएसएमई सेक्टर और ज्यादा अपना योगदान दे रहा है। अगर हम बात करते हैं और कौन सी स्कीम हमने एनहांस इनकी क्वालिटी को करने के लिए किया है, तो आप ये कहें कि सर 2023-24 का जो यूनियन बजट था उसमें हमने प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम जो है वो लॉन्च की थी, जहां पर 13,000 करोड़ रुपए का करीबन 4 साल के लिए जो है वो स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसमें बेसिक स्किल ट्रेनिंग, कोलेट्रल फ्री क्रेडिट और आर्टिशंस को हम कैसे इकोनॉमिकली एम्पावर कर सकते हैं उसके ऊपर हमने ध्यान दिया। इसी तरीके से उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो कि उद्योग आधार मेमोरेंडम एक तरह से कार्य करता है, जिसमें कि फ्री पेपरलेस सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, और इसको उद्यम असिस्ट पोर्टल और प्लेटफॉर्म से भी जो है हमने इंटीग्रेट कर दिया है। इसमें करीबन करीबन 59,33,000 करीबन करीबन जो है वो 5 करोड़ के आसपास या 6 करोड़ के आसपास जो है एमएसएमईज रजिस्टर्ड हैं, जिसमें करीबन 25 करोड़ इंडिविजुअल्स को हमने जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है। प्राइम मिनिस्टर की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो प्रोग्राम स्कीम है उसमें भी हमने इस क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सपोर्ट जो है इन एमएसएमई सेक्टर्स को प्रोवाइड किया है। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए ये जो सब्सिडी स्कीम्स हैं, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है, रीजनरेशन जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनको हम कैसे कर सकते हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है ये सब काम कर रही हैं, जिसकी वजह से हम नॉट ओनली एमएसएमई बट उनके ऊपर जो डिपेंडेंट हमारी स्टेट ऑफ द पॉपुलेशन है उसको भी हम सपोर्ट कर पाए। अब हम बात करते हैं मेक इन इंडिया उस एयरक्राफ्ट के बारे में जो कि C295 एयरक्राफ्ट है और हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक तरह से गेम चेंजर भी माना जा रहा है। इसको हमारे प्रधानमंत्री और स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो है वो लॉन्च किया था, और यह लॉन्च अक्टूबर 2024 में किया गया था, और इसमें जो है एक तरह से सिग्निफिकेंट स्टेप के तौर पर माना जा रहा है, जो कि सेल्फ रिलायंस प्रोडक्शन जो डिफेंस का है उसमें भारत में जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको जो है ये प्रमोट करेगा।
एयरबस का C295 एयरक्राफ्ट यह इंडियन एयर फोर्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको और ज़्यादा प्रमोट करेगा और इसी तरीके से जो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, उसको भी यह आगे लाएगा। जो C295 डील स्पेन के साथ में हुई थी, वह करीबन $2.5 बिलियन की डील थी, जिसमें हमने 56 एयरक्राफ्ट जो हैं वो प्रोक्योर करने के बारे में कहा था, जहां पर हमारा एवरो 748 जो फ्लीट है, उसको हम कंप्लीटली रिप्लेस कर पाएँ और इसी तरीके से जो है हम एक कंप्लीट एयर स्पेस इकोसिस्टम भारत में एस्टेब्लिश कर पाएँ, जहां पर इनको प्रोड्यूस करना, इनकी असेंबली जो है करना, इसी तरीके से क्वालिफिकेशन, डिलीवरी, मेंटेनेंस हम भारत में ही कर पाएँ, इस चीज को एंश्योर किया गया था। इसमें वेरियस मिशंस, ट्रूप का ट्रांसपोर्ट, कार्गो की डिलीवरी, मेडिकल इवैक्यूएशन, मैरीटाइम पेट्रोल, इन सब के लिए जो है ये एयरक्राफ्ट काम आ सकता है। इनमें से जैसे मैंने बताया 56 में 16 एयरक्राफ्ट जो हैं वो स्पेन से फ्लाईअवे कंडीशन में और 40 एयरक्राफ्ट जो हैं वो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जिसको TASL की फैसिलिटी बोला जाता है बड़ोदरा गुजरात में, उसके द्वारा इनको स्पेन के साथ में जॉइंटली मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसमें करीबन 30% ऑफसेट रिक्वायरमेंट भी है, जिसका मतलब ये है कि एयरबस जो है जो कि इसको बना रही है, उसको 30% जो है वो इंडियन इकोनॉमी में ही वापस इन्वेस्ट करना होगा, जो कि लोकल सप्लायर के द्वारा डिमांड क्रिएट होती है। इससे करीबन 10,000 इनडायरेक्ट और 15,000 हाई स्किल जॉब्स ही जनरेट होने का मतलब जो है एक तरह से पूरा इरादा है और 125 डोमेस्टिक MSME जो सेक्टर हैं वह जो है इसमें एनरोल्ड रहेंगी। इसमें एयरबेस जो है वो टाटा कंपनी को क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी करेगी, जिसकी वजह से आगे जो है इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके और भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की फैसिलिटीज भी डेवलप की जा सके। तो ये जो कैपेबिलिटीज हैं वह हमें एक तरह से डिफेंस की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें काफी एक सहायता प्रोवाइड करती है और इसी तरीके से हमारी MSME सेक्टर, हमारे डिफेंस सेक्टर और उसमें भी कंट्रीज के ऊपर या जियोपॉलिटिकल जो एक रिस्क रहती है उसको भी डील करने में बड़ी सहायता करती है। एक ऐसा क्रिएचर जो कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट या ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल है, उसका नाम है जोनाथन, जो कि एक टोर्टोइस है। सेशेल्स जिसकी मतलब यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी इस समय हैं, उसके नेशनल बॉटनिकल गार्डन में जो है इसको सिचुएटेड किया हुआ है। ये एक तरह से अगर बात कहें तो एनवायरनमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके इनिशिएटिव के तौर पर भी दोनों देशों के बीच में जो है एक मतलब वो कहते हैं ना कि भाई टारगेटेड इनिशिएटिव के तौर पर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसको प्रमोट करता है। इसका जन्म यानी जोनाथन का जन्म 1832 को हुआ और अब तक ये करीबन 194 साल का हो चुका है और यह टिपिकल जायंट ऐसा टॉर्टोइस है जिसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, जो कि वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल के तौर पर जाना जाता है। जोनाथन क्लोज टू 2 जनरेशन यानी 2 सेंचुरीज तक इसका जो है वो रह पाया है। कई सारे साइंटिस्ट, हिस्टोरिकल स्पेसिमेन, इवन वाइल्ड लाइफ लवर्स या जो टूरिस्ट होते हैं, वह इस एनिमल यानी जो टॉर्टोइस है उसको देखने जाते हैं तथा इस बात पर एक तरह से आश्चर्य होता है कि हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन एबल टू सर्वाइव एंड हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन एबल टू लिव ऑन दिस प्लेनेट। तो ऐसी ही खबर के साथ में हम आज यहीं पर रुकेंगे। आपको मैं कहना चाहूँगा जो भी हम पढ़ाते हैं उसका इस्तेमाल आप अपने आंसर राइटिंग में, मेंस के जो भी इवन ऐसे के पेपर होते हैं वहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को प्रोड्यूस करने में, इंटरव्यू में आपका एक पर्टिकुलर माइंडसेट या फिर जो कहते हैं ना ओपिनियन बिल्डिंग में और इसी के साथ प्रीलिम्स में भी जहाँ पर कई सारे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, वहाँ पर ज़रूर आप कर सकते हैं। फिलहाल हम यहीं रुकेंगे आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।